नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल बोरिंग हिस्ट्री विद विनय दुबे। चलिए आज के टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। आज का टॉपिक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी हाल ही में लोकसभा के द्वारा यह बिल पास किया गया है। यह बिल है इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022। तो यह बिल अपने अपने मायने में इतना महत्वपूर्ण है और ये हर तरफ इस बिल की चर्चा हुई है। आफ्टर ऑल 40 इयर्स के बाद यह बिल फाइनली पास हो गया। ठीक, तो चलिए पहले हम जान लेते हैं अंटार्कटिक के बारे में। यह है अंटार्कटिक महाद्वीप की कहानी। मैंने एक पॉइंट डाला है, इस पॉइंट के में पहले नंबर पे मैं कहना चाहूंगा, ये वर्ल्ड का महाद्वीप के क्षेत्र में क्षेत्रफल के हिसाब से ये 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। दूसरी इसकी कहानी क्या है, ये सबसे पहले ये दक्षिणी ध्रुव पर है, यानी कि साउथ पोल पर 60 डिग्री से स्टार्ट हो जाता है। नीचे की तरफ जाएंगे तो अंटार्कटिक का क्षेत्र स्टार्ट होता है। तीसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं इसको, तो यहां का जलवायु, यानी जलवायु कैसा है। जलवायु अति विषम, अति विषम। अति विषम का मतलब यहां पे टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, यानी कि अति विषम होगा। यानी यह एक प्रकार से इंसान के रहने लायक जगह बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब है, चौथा एक और पॉइंट बनेगा, ये नो मैंस लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा पॉइंट है नो मैंस लैंड। इसका मतलब यहां पे एक भी इंसान नहीं रहते हैं। पांचवा चीज इसका है, यहां पे बहुत सारे संसाधन, रिसोर्सेज भी हैं, बहुत सारे संसाधन खोजे गए हैं। हालांकि इस पे अभी कोई भी माइनिंग नहीं हो रहा है। हाल इस पे वैज्ञानिक रिसर्च अनुसंधान वगैरह हो रहे हैं, उसके बारे में भी जानेंगे कि अंटार्कटिक महाद्वीप की यही कहानी है जो हमें अभी मैंने बताई। अब इस कहानी के बाद दूसरा पॉइंट पे फोकस करते हैं। दूसरा पॉइंट है अंटार्कटिक संधि प्रणाली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पॉइंट को लेकर के चलेंगे। दूसरा पॉइंट है अंटार्कटिक संधि प्रणाली। यह एक ऐसी प्रणाली है जो यहां की गतिविधियों पर खोजबीन, पता, जो भी वहां पे कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है, जलवायु गतिविधि, और उसके अलावा, यानी ये पहले जैसे पेंजिया हुआ था, पेंजिया का पार्ट था ये सब, तो क्या हमारी जलवायु उनकी जलवायु से मैच करती है, या हमारी मिट्टी में ऐसा क्या है जो वहां की मिट्टी से कुछ मैच करता हो। ये सब लेकर के एक प्रणाली विकसित की गई जिसको अंटार्कटिका ट्रीटी सिस्टम कहते हैं। इंग्लिश में इसको ATS बोलते हैं। ठीक, और 1959 में यह स्टार्ट किया गया, यानी ये सिस्टम लाइमलाइट में आया। इसमें उस समय 12 देश, यानी 12 कंट्री सिग्नेचरी है, और 1961 से यह इंप्लीमेंट हो गया। अभी भी 12 और बाकी अन्य कंसल्टिंग कंट्रीज भी थे, लेकिन ये यहीं तक सीमित तो नहीं रहेगा। ये 12 कंट्री सिग्नेचरी है, तो ये सबसे ज्यादा भूमिका कौन निभाएगा, ये कंट्री निभाएगी। तो इसके अलावा अब ये 1983 में बिल के अकॉर्डिंग हमें चलना है। ये बिल इंडिया द्वारा लाया गया, तो इंडिया, यानी 1983 में इंडिया भी इसका क्या हो जाता है, सिग्नेटरी कंट्री हो जाती है। यानी कि भारत यहां पे अभियान कब स्टार्ट करता है, 1981 में। 1981 में इंडिया यहाँ पे अपना अनुसंधान स्टार्ट करता है, और 1983 में इसका सिग्नेटरी बनता है। और सिग्नेटरी बनते ही अपना पहला अभियान के तौर पर पहला जो स्टेशन स्थापित किया उसको बोला गया दक्षिण गंगोत्री। यानी कि जो भी शोध अनुसंधान वगैरह होने वाले थे इस स्टेशन से स्टार्ट किए गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये काम भारत के द्वारा भी किया गया, क्योंकि पूरी दुनिया जब इस पे लग गई है तो हम भी क्यों पीछे रहें। और ये ऐसा कहा भी जा रहा है कि भविष्य में अगर वर्ल्ड वार थर्ड होता है तो वन ऑफ द रीजन में एक ये रीजन होगा, यानी अंटार्कटिका की संसाधन पर कब्जा करना, क्योंकि बहुत सारे चीज वहां पे दिख रहा है, लेकिन अभी भी पर्यावरण इतनी तेजी से बदल रहा है। तो इस क्षेत्र में जो गतिविधियां हो रही हैं उस गतिविधियों को रोकना भी हमारा भी एक काम है।
तो दक्षिण गंगोत्री किसके पर्पज से? उसी अनुसंधान, वहां के जीव जंतु, वहां के पौधों का निरीक्षण करना, अपनी जलवायु से उनकी जलवायु को का कंपैरिजन, तुलनात्मक अध्ययन करना ही कार्य था। तो यानी ये उसके बाद ये दक्षिण गंगोत्री सेकेंड जो आया 1988 में, ये 1983 में भारत द्वारा फिर दूसरा हिल स्टेशन जो स्थापित हिल स्टेशन जो अनुसंधान स्टेशन स्थापित किया गया वो था मैत्री। क्या था? मैत्री। मैत्री कब स्थापित हुआ? 1988 में। और एक और चीज ध्यान देना, अब ये केवल सप्लाई शिविर के रूप में इस्तेमाल होता है, यानी आप केवल सप्लाई वगैरह ये अब क्योंकि बर्फ के नीचे दब जाने के कारण ये काम में नहीं है अभी, मतलब वर्किंग नहीं है। तीसरा एक और स्थापित किया बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसका नाम था भारती। उसका स्थापना कब हुआ? कब इसको स्थापित किया गया? 2012 में। तो 3 भारतीय स्टेशन वहां पे स्थापित थे, जिसमें से एक वर्किंग नहीं है, बाकी 2 अभी भी वहां पे काम में लगे हुए हैं। तो जब दुनिया की इस पे निगाह जा रही है कि भाई अंटार्कटिका कितना महत्वपूर्ण होता जा रहा है, आप इस बिल से भी देख सकते हैं कि 40 इयर्स के बाद हमें, क्योंकि ये बिल लाने का भी मैंने ये क्यों यह बिल लाया गया, इसका भी मैं अगला पॉइंट इसी पे जाऊंगा, तो आपको ये समझ में आएगा। और एक और इस पे चीज जान लेनी है, इसका मैं नहीं बताया, इसका जो सचिवालय है 2004 में स्थापित हुआ। 2004 में कहां स्थापित हुआ? अर्जेंटीना। वन ऑफ द सिग्नेटरी था 12 का, अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर में इसका सचिवालय स्थापित हुआ। देख रहे हैं। और इसकी सिग्नेटरी में वन ऑफ द जो भी सिग्नेटरी थे वो उस समय के सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, यानी यूएस, यूके, रसिया, फ्रांस, ये जो बड़े बड़े कंट्री हैं वो भी उस समय उन 12 सिग्नेटरी में शामिल थे। ठीक, अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है क्यों यह बिल लाया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भी है पॉइंट, तो इसके भी 2 हम चीज जोड़ लेते हैं। एक तो सबसे जरूरी था जलवायु, जलवायु संरक्षण, यानी वहां पे बहुत सारा डंपिंग वगैरह का काम, वेस्ट मटेरियल का डंपिंग हो रहा था, जिससे बहुत तेजी से बर्फ भी पिघल रहा है। और अंटार्कटिका का जो बर्फ है मोटी चादर और लगभग 1.9 माइल स्क्वायर माइल के हिसाब से उसका बर्फ ढकी है, मीलों तक, यानी कि उसका लगभग 70 to 80% पार्ट जो है वो पूरी तरह से आइस बर्फ है, आइस है। और दुनिया का सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर, यानी एक और ये रिसोर्स आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा रिसोर्स है फ्रेश वाटर, यही है। तो जलवायु संरक्षण का पहला उद्देश्य यह था कि भाई जलवायु संरक्षण भी बहुत जरूरी है। दूसरा था कि जो यह बिल लाने का एक उद्देश्य, जो वहां पे कानून भी चलता था वो इंटरनेशनल लॉज थे, यानी अगर मैं वहां पे वैज्ञानिक हूं और मैं वहां पे कुछ काम कर रहा हूं, या चाहे भी कोई भी स्टाफ हो वहां पे काम कर रहा था, अगर कुछ भी गलतियां वगैरह होती तो उसको कौन देखता था? मतलब ये हमारा एक क्षेत्र बन जाए, जहां जब हमने स्थापना की वो हमारा क्षेत्र है। मतलब कहने का ये मतलब है कि मैं दूसरे क्षेत्र में जाकर के मैं अपना एक क्षेत्र बनाया हूं। तो भारत वहां पे इन 3 शिविरों के माध्यम से एक अपना क्षेत्र बनाया हुआ है, जो वहां पे स्टाफ जो काम कर रहे हैं अगर उनसे कोई गलतियां हो जाती थी तो वो इंटरनेशनल लॉज के अंतर्गत आते थे, यानी कि उनका काम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देखता था या अंतर्राष्ट्रीय कानून जो बना था उसके अनुरूप काम होता था। तो अब जो भी गलतियां वगैरह होंगी उस पर बहुत सारा प्रावधान है, भारतीय कानून लागू होगा, यानी भारतीय क्षेत्र पर जो काम कर रहे होंगे, यानी कुछ भी ऐसा गलत होता है, आपराधिक इलीगल माइनिंग या कुछ ऐसा डंपिंग, इलीगल डंपिंग वगैरह जो भी होती है, उन सब पे भारतीय कानून लागू होगा। तो उद्देश्य मेनली यही 2 है कि किस उद्देश्य से लाया गया। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि क्यों लाया गया, तो ये इस उद्देश्य से लाया गया, ताकि और एक और अच्छा उद्देश्य कि अन्य देशों पर भी इसका ध्यान जाएगा, यानी जो गरीब कंट्री, पुअर कंट्री, यानी जो तीसरी दुनिया के अन्य कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, उन सब पे भी एक तरह से भारत उनका आवाज बनेगा, भारत भी उनका आवाज बनेगा, मतलब एक लीडर वाली भूमिका निभाएगा। तो ये इनडायरेक्ट मैसेज है जो बहुत ही बड़ा अपने आप में मैसेज है। ठीक, अब इसका चौथा पॉइंट हम देखते हैं। चौथा पॉइंट है बिल में क्या है।
ये इंपॉर्टेंट है। बिल में क्या है, इसका कुछ पॉइंट हम अच्छे से इसको समझते हैं। बिल में क्या है, अभी जो मैंने कुछ उसमें समझाया वही चीज देखेंगे हम। इसको कुछ पॉइंट बना लेते हैं, कुछ होगा तो इधर भी देखेंगे। तो पहला चीज देखेंगे यात्रा, यानी जो भी वहां पे गतिविधियां हुई, कोई भी जो भी अपने यहां से वैज्ञानिक जाएगा अनुसंधान के लिए, यानी यात्रा पर, यानी वहां पे जाना, विजिट करने पर कुछ सीमित प्रतिबंध भी लगेंगे। यानी गलती करने पर यह भी प्रावधान है कि लगभग 20 वर्ष तक जेल की सजा का भी प्रावधान है, या 50 लाख से लेकर के करोड़ रुपए तक शायद दंड का भी प्रावधान है, दंड का भी प्रावधान है। तो यात्रा पर कुछ सीमित प्रतिबंध होगा कि भाई इलीगल यात्रा भी नहीं कर सकते। जितने लोगों की टीम बनाई जाएगी वो जाएंगे, और अन्य क्षेत्रों पर, यानी यहाँ पे जहां पे हम सीमित रूप से जा ही नहीं सकते, या ये कह सकते हैं कि उस पर इलीगल है, वो उस क्षेत्र में हम प्रवेश नहीं कर सकते, तो उस क्षेत्र में जाने के लिए रोक लगाएगा। उसके अलावा यात्रा पर प्रतिबंध, सीमित प्रतिबंध है ये। दूसरा पॉइंट है खनिज संसाधनों पर इलीगल माइनिंग पर रोक। यानी अगर कोई भी व्यक्ति अगर प्राइवेटली जाता है, यानी प्राइवेटली मतलब जो गवर्नमेंट से जाता है और बिना बताए, मतलब वो टीम को पता नहीं है, वो काम करता है, तो उस चीज को भी वहां पे रोका जाएगा, क्योंकि इससे जलवायु परिवर्तन काफी तेजी से बढ़ेगा और हमें इस क्षेत्र को प्रिजर्व करना है, यानी हमारे प्राचीन अंटार्कटिक महाद्वीप को हमें संरक्षित करना है। उस उद्देश्य से इसका दूसरा उद्देश्य यह है कि खनिज संसाधनों पर निगरानी की जाएगी, संरक्षण किया जाएगा, वगैरह वगैरह काम। तीसरा पॉइंट जीव जंतु, यहाँ पे पहले मैंने बताया नो मैंस लैंड, मतलब इंसान नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए बहुत सारे वहां पे मनुष्य वहां पे काम में संलग्न है। जीव जंतु व पौधों की खोजबीन व उनका संरक्षण। बिल में काफी अंदर तक है, ये ऊपर का क्या है ये पॉइंटली हम समझेंगे। यानी बहुत सारे दुर्लभ वहां पे जीव मिलते हैं, और फिशिंग मतलब इलीगल फिशिंग भी होती है, उस पर भी रोक लगाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे वहां पे ऐसे पौधे हैं और ऐसे जीव हैं जिनका हम संरक्षण करेंगे, संरक्षण हमारा काम रहेगा। ये हमारे लिए भी और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम रहेगा, क्योंकि अभी तक देखा गया बैक्टीरिया की 240 उपजातियों में से लगभग 30 जो है वो भारतीय बैक्टीरिया की उपजातियों से मिलते हैं। इसका मतलब काफी मिलता जुलता है, तो इस हिसाब से भी हमें प्रिजर्व करना है। और वहां बहुत सारे जीन जो है वो हमारे और अन्य देशों के जो भी वहां पे शिविर हैं, स्टेशन हैं, वो सब इसी काम में संलग्न है। हालांकि इनडायरेक्टली बहुत सारा अलग भी काम हो रहा है वहां पे, ऐसा मैं दावे नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे आता नहीं क्यों वहां पे वर्ल्ड इंटरेस्ट ले रहा है, तो इसके बारे में भी बात की जाएगी। ये पॉइंट है। मैंने एक पॉइंट बताया महाद्वीप की पुरानी जो प्राकृतिक स्थिति उसको बनाए रखना। महाद्वीप की प्राचीन व्यवस्था को बनाए रखना, ये ऊपरी पार्ट हम समझ रहे हैं। मतलब जो एज इट इज, जैसे हमें प्रकृति ने दिया था, प्राचीन प्राकृतिक व्यवस्था प्रकृति ने दिया था एज इट इज, उसको हम वैसे ही संभाल करके प्रिजर्व करके रखना हमारा काम है। ये हमें कोई कहने वाली बात नहीं है, हम उसको संरक्षित करेंगे तभी तो हम लोग भी जीवित रहेंगे। तो ये चीजें बहुत ही मायने वाली चीजें, तो बिल में यही सारा चीज उसमें है। और उसके अलावा इसका उद्देश्य और है, अन्य देशों को भी इससे यानी अंटार्कटिका के क्षेत्र से अवगत कराना भी है।
तो आपने देखा इस बिल में ये सब चीज मेनली ये है, ये उसका मैथिली प्रभाव हो सकता है, उद्देश्य हो सकता है अन्य, तो ये मेनली यही उसमें मेंशन्ड है। अब हम चलेंगे अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला हमारा पॉइंट है, क्या यह बिल अन्य देशों पर भी लागू होगा? तो सबसे पहला मैं आंसर दे देता हूं, नो, नहीं। इसका मैंने पहले ही उस पॉइंट से मैंने बता दिया था, जो यहां पे पॉइंट मतलब या कि ये इंडिया के कॉन्टेस्ट में लाया गया है, यानी कि ये इंडिया की कॉन्टेस्ट में लाया गया है, भारत के कॉन्टेस्ट में लाया गया है, तो केवल भारतीय लोगों पर ही यह लागू होगा। लेकिन इसका मैंने बोला ना, अप्रत्यक्ष रूप से जो उद्देश्य है, अन्य देशों को भी यह अवगत कराएगा, यह जानकारी देगा कि भाई आप लोग भी इससे समझ जाएं कि हमें अंटार्कटिका को सुरक्षित रखना है। तो अन्य देशों के लिए ये तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो बनता है कि भाई दूसरे क्षेत्रों पर अन्य देश इतना क्यों दिलचस्पी ले रहे हैं? जाहिर सी बात है, संसाधन एक बहुत बड़ा सोर्स है, फ्रेश वाटर दूसरा बहुत बड़ा सोर्स है। दूसरा क्या, पहला वही है, 90% वहां पे फ्रेश वाटर है उपलब्ध। तो कहते हैं ना, अगली लड़ाई पानी को लेकर होगी। तो वन ऑफ द रीजन मैंने बोला है कि ये बहुत बड़ा रीजन है, पानी को लेकर के जो वर्ल्ड वार होगा, तो अंटार्कटिका क्षेत्र 90% फ्रेश वाटर का एरिया है। तो अंटार्कटिका इस मायने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अन्य देश भी इससे सीख लेंगे, क्योंकि बड़े बड़े जो देश हैं जिनके पास बहुत बड़ा बजट है, जैसे यूएस, रसिया, ये सब बहुत पहले से वहां पे लगे हुए हैं। जो सबसे बड़ा है शायद मैकडोनाल्ड करके शिविर है जो अमेरिका का, वो बहुत पहले से काम कर रहा है। और भारत के 3 ही हैं, जिसमें से एक अभी बंद हो चुका है, 2 भारती और मैत्री प्रेजेंट में चल रहे हैं। ठीक है, तो ये इतना ही है इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आप सब लोगों को यह वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।